हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम करेंगे 10 महत्वपूर्ण टिप्पणी के बारे में। ठीक है, जो हमारी यादगार क्लास है, यादगार क्लास की नेक्स्ट क्लास जो है कि महत्वपूर्ण टिप्पणी, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसे टॉपिकें होती है जिस पे टिप्पणियाँ लिखने के लिए आती है ना। तो आज से क्लास में उसी टॉपिक का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि पीछे की जो भी आपकी क्लासेज हुई हैं, 3 क्लासेज, उन सभी क्लासेस को जिन भी बच्चे ने नहीं देखा है उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और आज की क्लास में बिल्कुल बातें नहीं करनी है। ये जो हम लोग 10 महत्वपूर्ण टिप्पणी के बारे में, 10 पॉइंट जो है टॉपिक है, उस पर से हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का सिर्फ फोकस आपके पॉइंट पे होना चाहिए। ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जितने भी बच्चे हमारे साथ क्लास में जुड़ चुके हैं सभी बच्चे को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय मां सरस्वती। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। पहला है असंग जनन या अपयुग्मन। असंग जनन या अपयुग्मन। असंग जनन, असंग जनन मतलब बिना संग का ही क्या हो रहा है, जनन, है ना। बिना ही संग का क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे जनन, यानी असंग जनन में क्या लिखोगे, कभी कभी पादपों की जीवन चक्र में। यानी असंग जनन में क्या होता है, कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनके जीवन चक्र में बिना ही लैंगिक जनन के, बिना ही युग्मक संलयन के या बिना ही अर्धसूत्री विभाजन के एक नए पादप का निर्माण हो जाता है, उसको हम कहते हैं असंग जनन कहते हैं। तो क्या लिखोगे आप, कभी कभी पादपों के जीवन चक्र में लैंगिक जनन, युग्मक संलयन या अर्धसूत्र विभाजन की अनुपस्थिति में ही नए पादप का निर्माण हो जाता है, यह क्रिया असंग जनन कहलाती है। क्या लिखोगे, कभी कभी पादपों के जीवन चक्र में, है ना, कभी कभी पादपों के जीवन चक्र में। तो लिखो कभी कभी। ठीक है, कभी कभी पादपों के जीवन चक्र में, पादपों के जीवन चक्र में, पादपों के जीवन चक्र में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन या युग्मक संलयन, युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही, अर्धसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही, के बिना ही नए पादप का, ठीक है, के बिना ही नए पादप का, ठीक है, नए पादप का निर्माण होता है, निर्माण होता है। इस क्रिया को, इस क्रिया को ठीक है, इस क्रिया को असंग जनन, असंग जनन या अपयुग्मन कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को असंग जनन या अपयुग्मन कहते हैं। यानी कि क्या, कभी कभी पादपों के जीवन चक्र में, यानी कभी कभी कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनके पूरे जीवन चक्र में, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उनमें लैंगिक जनन या युग्मक का संलयन या अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही नए पादप का फॉर्मेशन हो जाता है या नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसी क्रिया को हम कहते हैं असंग जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं, यानी कि अपयुग्मन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी बेटा, इसकी खोज विंकलर ने 1908 में की थी। ठीक है, तो आप ये पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो कि इसकी खोज, ठीक है, इसकी खोज, इसकी खोज विंकलर ने, विंकलर ने 1908 में की थी, 1908 में की थी। ठीक है,
और आगे क्या लिखोगे, असंग जनन दो प्रकार का होता है। ठीक है, आगे पॉइंट्स क्या लिखोगे, असंग जनन, ठीक है, असंग जनन दो प्रकार का होता है। असंग जनन कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये असंग जनन की बात करें तो ये दो प्रकार का, पहला है कायिक असंग जनन और दूसरा अनिषेक बीजता। ठीक है, ठीक है, तो अगर इनकी बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। पहला देखो बेटा, पहला क्या होता है, इनमें जो पहला होगा उसको हम कहते हैं कायिक, है ना, कायिक क्या बोलते हैं, कायिक यानी कि वेजिटेटिव, तो कायिक, कायिक असंग जनन, असंग जनन कहते हैं। असंग जनन यानी कि इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस। और दूसरा होता है, दूसरे को हम कहते हैं अनिषेक बीजता, अनिषेक, अनिषेक बीजता यानी कि बिना ही निषेचन का बीज का क्या हो जाए, फॉर्मेशन। तो ये अनिषेक बीजता भी, इनमें भी कितने प्रकार, दो प्रकार का है। ये अनिषेक बीजता भी दो प्रकार का, पहला होता है अपस्थानिक भ्रूणता और दूसरा होता है द्वितीयक बीजाणुता और तीसरा होता है अपबीजाणुता। तीसरा क्या होगा, अपबीजाणुता। ठीक है, तो यहाँ पे इसके तीन भी होते हैं। इस अनिषेक बीजता का पहला क्या होगा, अपस्थानिक भ्रूणता, ठीक है, द्विगुणित भ्रूणता और अपबीजाणुता। तो ये होती है असंग जनन, यानी कभी कभी पादपों के जीवन चक्र में लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान ही एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं असंग जनन या अपयुग्मन कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस को या तो असंग जनन या तो अपयुग्मन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभ्रूणता क्या है। बहुभ्रूणता, है ना, बहुभ्रूणता पे क्या करने हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। किस पे, बहुभ्रूणता, कि ये बहुभ्रूणता क्या होती है या बहुभ्रूणता हम किसको कहते हैं। अब बेटा अगर हम बहुभ्रूणता की बात करें, क्या लिखोगे, एक बीज से अधिक भ्रूण विकसित होने की क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी बहुभ्रूणता का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इस चीज को सुनो, एक ही बीज है ना, एक बीज है, ये क्या है बेटा, एक सीड है और इस सीड में क्या है, ढेर सारे, है ना, इस सीड में, इन सीड में ढेर सारे क्या है, भ्रूण है और ये भ्रूण क्या करेंगे, एक नए पादप का निर्माण करेंगे। इसी क्रिया को हम कहते हैं बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता आपको संतरे में, नींबू में देखने के लिए मिलती है। एक ही बीज है और उस बीज के अंदर बहुत सारे जो भ्रूण होते हैं उनको ही हम कहते हैं बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप इसके अंतर्गत कि एक बीज में एक से अधिक, ठीक है, एक बीज में एक से अधिक, तो एक बीज में एक से अधिक एक बीज है, तो एक बीज में एक से अधिक क्या, भ्रूण विकसित होने की क्रिया को ठीक है, विकसित होने की क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया, क्या नोट डाउन किया कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी एक बीज है और उस बीज में एक या एक से अधिक क्या होते हैं, भ्रूण विकसित होते हैं और यही जो क्रिया होती है इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, यह बीजांड में एक या एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति के कारण, ठीक है, आगे क्या लिखोगे, यह बीजांड में, यह बीजांड में, ठीक है, तो यह बीजांड में यानी किसमें, ओव्यूल में, तो यह बीजांड में एक या एक से अधिक,
ठीक है, बीजांड में एक या, ठीक है, एक या एक से अधिक भ्रूणकोष की, ठीक है, भ्रूणपोष की क्या है, एक या एक से अधिक क्या उपस्थित होंगे, भ्रूणकोष की उपस्थिति, ठीक है, भ्रूणकोष, भ्रूणकोष की उपस्थिति, तो भ्रूणकोष की उपस्थिति या, ठीक है, भ्रूणकोष की क्या हो जाएगी बेटा, उपस्थिति, या भ्रूणकोष की अंडकोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका, ठीक है, या भ्रूणकोष की, ठीक है, या भ्रूणकोष की क्या है, अंडकोशिका, ठीक है, भ्रूणकोष की अंडकोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका, अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका, किसी अन्य कोशिका, तो किसी अन्य कोशिका, ठीक है, किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका के भ्रूण के निर्माण करने के परिणाम स्वरूप होती है, ठीक है, अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका, ठीक है, जैसे सहायक कोशिका, सहायक कोशिका यानी कि जो हमारी क्या होती है, सिनर्जिड सेल कोशिका भ्रूण के निर्माण करने के परिणाम स्वरूप होती है, भ्रूण के निर्माण करने के परिणाम स्वरूप, ठीक है, करने के परिणाम स्वरूप, तो परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप होती है, जैसे, ठीक है, जैसे हमेशा याद रखोगे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पाइनस, ठीक है, पाइनस, संतरा, ठीक है, नींबू, नींबू etc, ठीक है, तो एक बीज में बहुभ्रूणता की बात करें तो एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की क्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं, और यह बीजांड में एक या एक से, ठीक, एक या एक से अधिक भ्रूणकोष की उपस्थिति, ठीक है, या भ्रूणकोष की अंडकोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका से भ्रूण के निर्माण करने के परिणाम स्वरूप होती है, जैसे पाइनस में, संतरा में, नींबू में। यानी ये जो क्रिया होती है ये अंड कोशिका के अतिरिक्त या तो सहायक कोशिका में से भ्रूण के निर्माण करने के परिणाम स्वरूप होती है, तो इसी को हम कहते हैं बहुभ्रूणता कहते हैं। ये पूरी जो प्रोसेस हमारी कहलाती है, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं बहुभ्रूणता, यानी एक ही बीज है और उस बीज से ढेर सारे एक या एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा निषेचन यांत्रिक संलयन क्या है? दोहरा निषेचन यांत्रिक संलयन क्या है? किसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं या किसे हम त्रिक संलयन कहते हैं? अब दोहरा निषेचन को थोड़ा सा लिखने से पहले हमें आपको एक चीज समझा दूं। देखो बेटा, अगर हम दोहरा निषेचन की बात करते हैं तो ये दोहरा निषेचन की जो क्रिया होती है ये कहाँ होती है? स्त्रीकेसर पार्ट्स में होती है। स्त्रीकेसर पार्ट्स में कैसे होती है? ये परागकण है, ठीक है, ये परागकण है, किसके द्वारा? परागण के द्वारा। ये परागकण क्या हुआ? परागण के द्वारा कहाँ आया? ईस्ट स्टिग्मा भाग पे, ठीक है, इस स्टिग्मा भाग पे आया। जैसे ही जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं? पोलन ट्यूब बनाते हैं। इनमें से पहले से क्या प्रेजेंट है? गुरु बीजाणुधानी, ठीक है, गुरु बीजाणुधानी है, और इस गुरु बीजाणुधानी में 3 सेल यहाँ पे, 2 सेल यहाँ पे और 3 सेल नीचे होती है, ठीक है, जिसमें से ये दोनों तो सहायक है, ये एंटीपोडल है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, और यहीं पे एक न्यूक्लियस होता है। अब ये जब जर्मिनेट करता है तो ये 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। एक मेल गैमेट क्या करेगा? पोलर न्यूक्लियाई से, और एक मेल गैमेट क्या करेगा? अंडकोशिका से फर्टिलाइजेशन करता है। यही दोहरा निषेचन कहलाता है। ठीक है,
ठीक है, तो ये जो क्रिया कहलाती है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन या त्रिक संलयन। यानी कि एक ही शरीर है या एक ही भ्रूणकोश है, उसमें दो बार यानी कि फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया होती है। अब दोहरा निषेचन पे क्या आता है, आपसे पूछा जाता है कि दोहरा निषेचन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या त्रिक समेकन पे टिप्पणी लिखिए। ठीक है, या दोहरा निषेचन को समझाइए, बहुत तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे बेटा कि आवृत्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश में, ठीक है, भ्रूणकोश में पराग नलिका से मुक्त एक अगुणित, ठीक है, एक अगुणित नरयुग्मक अंडकोश का से संलयित संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज बनाता है। ठीक है, और यह प्रक्रिया संयुग्मन या वास्तविक निषेचन कहलाती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ठीक है, यहां से आप लिखना स्टार्ट करो। आप इसी अंतर्गत लिखोगे आवृत्तबीजी, आवृत्तबीजी पादपों में आवृत्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश में पराग नलिका से मुक्त एक नर युग्मक यानी क्या, एक मेल गैमीट, तो एक नर युग्मक अंडकोशिका से, ठीक है, अंडकोशिका से यानी कि जो एग सेल होती है, तो अंडकोशिका से संयोजन करके, ठीक है, संयोजन करके युग्मनज बनाती है। ठीक है, संलयन करके क्या बनाती है, युग्मनज बनाती है, यानी युग्मनज यानी कि जाइगोट। तो क्या बनाती है, युग्मनज यानी जाइगोट बनाती है। ठीक है, इस क्रिया को सत्य निषेचन, ठीक है, इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को समयुग्मन या वास्तविक निषेचन कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को, ठीक है, इस प्रक्रिया को सत्य, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, या तो संयुग्मन, ठीक है, संयुग्मन या वास्तविक निषेचन कहते हैं, वास्तविक निषेचन कहते हैं। ठीक है, क्या डिस्कस किया कि आवृत्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश में, आवृत्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश में पराग नलिका से मुक्त एक नर युग्मक, ठीक है, एक अगुणित, है ना, एक अगुणित लिख लेना, एक नर युग्मक अंडकोशिका से संयोजन करके युग्मनज यानी जायगोट बनाता है। इस प्रक्रिया को हम संयुग्मन या वास्तविक निषेचन कहते हैं। जबकि आगे क्या लिखोगे, जबकि दूसरा नर युग्मक द्वितीयक ध्रुवी केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश का निर्माण करता है और यह प्रक्रिया त्रिक संलयन या त्रिक समेकन कहलाती है। आगे क्या लिखोगे, जबकि, है ना, जबकि, ठीक है, आगे क्या लिखोगे, जबकि, ठीक है, जबकि दूसरा अगुणित नर युग्मक, ठीक है, द्वितीयक ध्रुवी केंद्रक से, ध्रुवी, ठीक है, द्वितीयक ध्रुवी केंद्रक से संलयन करके, ठीक है, क्या करके, संलयन करके, पोलर न्यूक्लियाई से संलयन करके क्या बनाएंगे, मिलकर त्रिगुणित, ठीक है, मिलकर संलयन करके त्रिगुणित यानी कि 3n त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश का,
प्राथमिक भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं। प्राथमिक भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को त्रिकशल्यन, ठीक है, या ठीक है, इस प्रक्रिया को त्रिकशल्यन, ठीक है, त्रिकशल्यन या त्रिकशमेकन, ठीक है, त्रिकशमेकन, ठीक है, त्रिकशमेकन कहलाती है। ठीक है, त्रिकशमेकन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी क्रिया को हम त्रिकशमेकन कहते हैं। आगे क्या लिखोगे कि इस प्रकार दोनों नरयुग्मक निषेचन में भाग लेते हैं, अर्थात निषेचन 2 बार होता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों युग्मक, ठीक है, इस प्रकार दोनों नरयुग्मक निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आगे क्या लिखोगे? इस प्रकार दोनों नरयुग्मक निषेचन क्रिया में, ठीक है, निषेचन क्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, अर्थात, ठीक है, भाग लेते हैं, अर्थात 2 बार निषेचन, ठीक है, अर्थात 2 बार निषेचन होता है। ठीक है, अर्थात 2 बार निषेचन होता है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन कहते हैं, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन कहते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस हो जाती है इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। वापस से समझना, हमने क्या किया कि आवृत्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश में पराग नलिका से मुक्त एक नरयुग्मक अंडकोश से संलयित करके द्विगुणित जायगोट का यानी युग्मनज का निर्माण करता है। इसे हम सयुग्मन या वास्तविक निषेचन कहते हैं, जबकि दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश का निर्माण करता है। इस क्रिया को त्रिकशमेकन या त्रिकशल्यन कहते हैं। ठीक है, यही चीज हमने किया। और इस प्रकार दोनों नरयुग्मक निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात 2 बार निषेचन होता है, तो इसलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन या त्रिकशमेकन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? सिंपल सा इजी तरीके से, और नंबर आपको फुल लेके आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन तरीका क्या है, या तो ये 3 नंबर में या तो ये 2 नंबर में, और आपने इसको समझ लिया, अच्छे से लिख लिया, एग्जाम में आ गया 2 से 3 नंबर फिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरा यानी प्लेसेंटा पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। यानी अपरा क्या होती है, ये प्लेसेंटा क्या होती है, इस पे आपके बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी लिखने के लिए आती है। तो अब यहाँ पे कुछ बच्चों का ये सवाल होगा, ये मैम किस बोर्ड के लिए है, तो मैं आपको बता दूं, हर एक बोर्ड के लिए, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, आपके यहाँ एनसीईआरटी सिलेबस है, तो हर एक बोर्ड के लिए। ठीक है, क्लियर? तो ये आपके अंदर जो डाउट रहता है मैं करूं या ना करूं, किसके लिए है या किसके लिए नहीं, तो ये सबके लिए है, सबको पढ़ना है। ठीक है, अपरा तो क्या लिखोगे? अपरा वह संरचना है जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण या गर्भ मातृक गर्भाशयी रुधिर से अपना पोषण प्राप्त करता है। क्या लिखोगे? अपरा वह संरचना है
ठीक है, क्या है? अपरा वह संरचना है जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारियों का, जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारी, तो स्तनधारियों, ठीक है, तो स्तन ठीक है, तो स्तनधारियों, ठीक है, तो स्तनधारियों का, ठीक है, विकासशील भ्रूण, ठीक है, स्तनधारियों का विकासशील विकासशील भ्रूण या, ठीक है, स्तनधारियों का क्या? विकासशील भ्रूण या गर्भमात्रिक, ठीक है, विकासशील भ्रूण या गर्भमात्रिक गर्भाशयी रुधिर से, ठीक है, या गर्भमात्रिक गर्भाशयी और रुधिर से, तो विकासशील भ्रूण या गर्भमात्रिक गर्भाशयी, ठीक है, गर्भाशयी रुधिर से अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक है, क्या करता है? अपना पोषण प्राप्त करता है, यानी कि अपरा वह संरचना है जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण या मातृ गर्भाशयी रुधिर से अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक है, और भ्रूणी झिल्लियों के आधार पे अपरा निम्नलिखित प्रकार की होती है, ठीक है, और क्या लिखोगे? भ्रूणी झिल्लियों के आधार पे, ठीक है, भ्रूणी, तो भ्रूणी झिल्लियों के, ठीक है, भ्रूणी झिल्ली जो होती है, तो भ्रूणी झिल्लियों के आधार पर अपरा निम्नलिखित, तो अपरा निम्नलिखित प्रकार की होती है, ठीक है, ये जो अपरा होगी वो क्या होती है? निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला क्या होता है? पीतक कोष अपरा, ठीक है, पहला क्या होता है? पहला आप लिखोगे इसके अंतर्गत, पहला होता है पीतक कोष अपरा, पीतक कोष अपरा, ठीक है, पीतक कोष अपरा, ठीक है, यानी पहला क्या होता है? पीतक कोष अपरा, जिसको हम कहते हैं याल्क सेक प्लेसेंटा, ठीक है, याल्क सेप्ट प्लेसेंटा, तो इसमें अपरा पीतक कोष से बना होता है, जैसे कंगारू में, तो क्या लिखोगे? इसमें अपरा पीतक कोष से बना होता है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या लिखोगे? इसमें अपरा, ठीक है, इसमें अपरा पीतक कोष से, किससे? पीतक कोष से बना होता है, पीतक कोष से क्या होता है? ये बना होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, यानी जैसे, तो जैसे किसमें, यानी एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, एग्जाम्पल कंगारू में। तो यहाँ पे जो देखो हर एक जीव है, क्योंकि हर एक जीव में ये जो गर्भस्थ में शिशु जो पल रहा है, तो उनमें अगर इनके झिल्लियों के आधार पे देखें तो ये जो अपरा होती है निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला क्या होता है? पीतक कोष अपरा, जिसको हम कहते हैं यॉल्क सैक प्लेसेंटा, है ना, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? यॉल्क सैक, ठीक है, प्लेसेंटा, ओके। तो
तो ये पीतक कोष अपरा, तो ये जो पीतक कोष अपरा पाई जाती है ये किसमें पाई जाएगी? कंगारू में, यानी जो कंगारू होते हैं उनमें कैसी अपरा प्रेजेंट है? ये पीतक कोष, यानी इसमें अपरा पीतक कोषों से, यानी कि याल्क सेक जो होता है, यक सेक जो होता है उससे जो बना होता है वो होती है कंगारू के अंदर। दूसरा क्या होता है? दूसरी जो अपरा होती है उसको हम कहते हैं कैरियो एलेंटोइक अपरा, कैरियो एलेंटोइक अपरा। ठीक है, कैरियो ठीक है, तो कैरियो एलेंटोइक, ठीक है, कैरियो एलेंटोइक। ठीक है, तो कैरियो एलेंटोइक अपरा। अभी कैरियो एलेंटोइक अपरा क्या होती है, किस में पाई जाती है? जो सेकेंड नंबर की अपरा है, ये भ्रूणी झिल्लियों के आधार पे ध्यान देना। क्या लिखोगे? इसमें अपरा कैरियन और एलेंटाइज की, ठीक है, इसमें अपरा कैरियन, ठीक है, किसकी? कैरियन और एलेंटाइज झिल्लियों से बनता है जैसे मनुष्य में। क्या लिखोगे? इसमें अपरा, ठीक है, इसके अंतर्गत लिखोगे इसमें अपरा कैरियन, कैरियन एवं एलेंटोइस, ठीक है, एवं एलेंटाइस, ठीक है, एलेंटाइस झिल्लियों से, ठीक है, एलेंटाइस झिल्लियों से बनती है जैसे, ठीक है, जैसे मनुष्य में, यानी जैसे मानव में। ठीक है, तो कैरियनिक अपरा यानी कि ये किससे? कैरियन और जो एलेंटाइस झिल्ली होती है, इस झिल्ली से जो निर्माण होता है जिस अपरा का, वो होता है कैरियो एलेंटाइक अपरा, और ये जो किस में पाई जाती है? मनुष्य में पाई जाती है। तीसरा होता है जरायु अपरा। तीसरा क्या है? जरायु अपरा। अब ये जो जरायु अपरा है ये कहाँ प्रेजेंट है या ये किस में पाई जाती है? देखो, जरायु अपरा को हम कहते हैं कैरियोनिक प्लेसेंटा, कैरियोनिक प्लेसेंटा। तो क्या लिखोगे? इस अपरा कैरियन झिल्ली से बना होता है जैसे यूथेरियन प्राणियों में। ठीक है, इसमें अपरा कैरियन झिल्ली से बना होता है। क्या लिखोगे? इसमें अपरा, ठीक है, इसमें अपरा, अपरा कैरियन, कैरियन झिल्लियों से, कैरियन झिल्लियों से बना होता है, बना होता है जैसे यूथेरियन प्राणी में। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, यूथेरियन, यूथेरियन प्राणी। जितनी भी मेटाथीरिया, यूथेरिया, तो जितने भी यूथेरियन प्राणी होते हैं उनमें ये जो अपरा बनी होगी ये किसकी बनी होगी? जरायुज अपरा यानी कि कैरियोनिक की। अब अगर हम फंक्शन ऑफ अपरा यानी अपरा के कार्य की बात करें, ये जो अपरा है इस अपरा के कार्य, ठीक है, अपरा के कार्य की बात करें कि ये जो अपरा के क्या कार्य हैं, तो सबसे पहले अगर हम अपरा के फंक्शन की बात करेंगे क्या लिखोगे? अपरा के द्वारा विकसित होते भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, क्या लिखोगे? अपरा के द्वारा विकसित होते भ्रूण को, ठीक है, अपरा के द्वारा विकसित होते, विकसित होते भ्रूण को, ठीक है, विकसित होते भ्रूण को ऑक्सीजन एवं पोषण मिलता है, ऑक्सीजन एवं पोषण प्राप्त होता है। और भी इसके फंक्शन होता है।
पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या होगा, इनसे पोषण प्राप्त होता है, ये पोषण लेते हैं। साथ साथ ये क्या करेंगे, अपरा द्वारा उत्सर्जित पदार्थों का रुधिर द्वारा विसरण होता है। ठीक है, ठीक है, उत्सर्जन में भी सहायक है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, हार्मोन्स रिलीज करने में सहायक है। तो ये बहुत सारे अपरा के फंक्शन होते हैं, यानी कि कार्य होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से। इसको ये स्किप मत कर देना भाई, इसको साइड मत रख देना कि नहीं आने वाला नहीं है। तो जो भी आज के क्लासेस में जो भी मैं टिप्पणी आपको बता रही हूँ, जो आपके एग्जाम में आते हैं, जिनके पूरे चांसेस हैं आने के, तो मैं वही आपको बता रही हूँ। तो आपको एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ने हैं, आपको इसको अच्छे तरीके से करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चिकित्सीय सगर्भता समापन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी चिकित्सीय सगर्भता समापन क्या है, इस पे आपको टिप्पणी लिखने के लिए आती है। तो चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी कि एमटीपी पे आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, क्या लिखोगे, चिकित्सीय सगर्भता समापन, है ना, इस प्रक्रिया के अंतर्गत, इसका देखो मैंने फुल फॉर्म लिख लो। ठीक है, फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके अंतर्गत आप क्या लिखोगे कि इस प्रक्रिया में, ठीक है, देखो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, पहले शॉर्ट तरीके से आप समझो। देखो बेटा, ये मेडिकल टर्मिनेशन क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं सगर्भता समापन। सगर्भता का मतलब कि कोई भी महिला है जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी है ना, वो क्या है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो वो उस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती, उसको गर्भपात जो कहते हैं, यानी उसको भ्रूण में यानी कि गर्भाशय में ही वो उसको खत्म कराना चाहती है। तो इसे होती है सगर्भता, या हम इसको कह सकते हैं गर्भपात, या गर्भ को गिराना आम भाषा में जो कहते हैं। तो ये कई सारे तरीके होते हैं। एक कंडीशन होती है कि इसको हम खुद नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी लेडीज है वो इसको करना चाहती है तो ये खुद नहीं कर सकती, और ये कानून रूप से स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, पहले थी लेकिन अब बैन है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा गलत यूज होने लगा। देखो पहले क्या होता था कि जो उल्लंघन के amniocentesis की विधि, उस विधि के द्वारा इस जांच की जाती है, इससे ये पता चलता है कि जो माँ के गर्भ में बच्चा है वो ठीक है कि नहीं ठीक है, उसमें कोई भी आनुवंशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफेंटन सिंड्रोम, दांत रक्तता, वर्णांधता, हीमोफीलिया, ये भी जितनी भी जेनेटिक डिसऑर्डर उसको ये तो नहीं है, या उसका जो उपापचयी क्रियाएं ठीक तो है, तो इन सभी केसेस में किया जाता है। ठीक है, तो ये उल्लंघन के जांच के उपरांत अगर कोई भी दिक्कत हो तो ये एमटीपी कराई जाती थी, ये गवर्नमेंट की तरफ से छूट थी। साथ साथ बलात्कार के केस में किसी लड़की के साथ गलत छेड़खानियां हो गई, बलात्कार हो गया और लड़की क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, उसको पता नहीं चला, बाद में चीजें पता चली, तो उसको खत्म कराना ताकि उसकी अच्छे फ्यूचर के लिए। तो ये बहुत सारी ऐसे तकनीकें होती है। ठीक है, तो चिकित्सीय सगर्भता समापन आप इसको ऐसा नहीं कर सकते, इसको करने के लिए लगभग आपके 3 मंथ का भ्रूण होना चाहिए, है ना, इसके नीचे नहीं होता, और 3 मंथ से ज्यादा ये सीप नहीं मानी जाती। अगर ऐसा होता तो माँ की जान को खतरा होता। भाई बच्चे को तो हम खत्म करा ही रहे हैं, लेकिन माँ की जो जान होती है उसके लिए भी ये खतरा होता है, माँ की जान भी जा सकती है। तो ये 12 सप्ताह से कम या 3 मंथ का जो यानी 1 तिमाही का जो भ्रूण होता है उसके लिए सेफ माना जाता है। ये आप नहीं कर सकते, ये डॉक्टर के थ्रू यानी नर्सों के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू ये क्रिया की जाती है। ठीक है, तो आप इसको घर पे नहीं कर सकते, इसके डॉक्टर की सलाह में, आप डॉक्टर से सलाह लोगे, डॉक्टर आपको सलाह देगा, और डॉक्टर की सलाह के थ्रू ही डॉक्टर और नर्स के द्वारा ये क्रिया कराई जाती है। तो क्या लिखोगी, इस प्रक्रिया के अंतर्गत भ्रूणीय अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए गर्भ अवधि पूर्ण होने से गर्भ समापन करा दिया जाता है। क्या लिखोगी, इस प्रक्रिया में के अंतर्गत भ्रूणीय अनियमितताओं को देखते हुए, ठीक है, इस प्रक्रिया में भ्रूणीय अनियमितताओं को ठीक है, भ्रूणीय अनियमितताओं को क्या करते हुए, देखते हुए, ठीक है,
तो जो भ्रूणी अनियमितताओं को क्या होते हुए देखते हुए, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत भ्रूणी अनियमितताओं को, ठीक है, भ्रूणी अनियमितताओं को देखते हुए, ठीक है, भ्रूणी अनियमितताओं को देखते हुए, ठीक है, क्या करते हुए, देखते हुए, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत भ्रूणी अनियमितताओं को क्या करते हुए बेटा, देखते हुए, ठीक है, देखते हुए या ध्यान में रखते हुए गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले, गर्भ अवधि पूर्ण होने से पूर्व गर्भ समापन करा दिया जाता है, ठीक है। तो अनियमितताओं को देखते हुए या ध्यान में देखते हुए गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले, गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले, ठीक है, होने से पूर्व गर्भ समापन करा दिया जाता है, ठीक है। गर्भ समापन क्या किया जाता है, करा दिया जाता है, यानी कि जो गर्भ होगा उस गर्भ का क्या किया जाएगा, समापन करा दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को सन 1971 में कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई, ठीक है। और इस प्रक्रिया को ठीक है, इस प्रक्रिया को सन 1971 में कानूनी, ठीक है, कानूनी स्वीकृति, ठीक है, कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई, ठीक है, क्या की गई, प्रदान की गई, कानूनी स्वीकृति क्या की गई, इनको प्रदान की गई कि कानूनी रूप से क्या है, मान्य है, ये करा सकता है। यह प्रक्रिया गर्भ की प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक सुरक्षित होती है, ठीक है। यह प्रक्रिया, आगे क्या लिखोगे, यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही, ठीक है, प्रथम तिमाही या, ठीक है, प्रथम तिमाही या 12 सप्ताह, ठीक है, 12 सप्ताह के भ्रूण को, 12 सप्ताह के भ्रूण को सुरक्षित मानी जाती है, सुरक्षित यानी 12 सप्ताह से कम भ्रूण को सुरक्षित मानी जाती है, ठीक है। इससे ज्यादा का अगर भ्रूण है, इससे ज्यादा अगर भ्रूण है तो ये सुरक्षित नहीं मानी जाती, यानी कि ये सेफ नहीं होगी, ठीक है। विकसित होते भ्रूण में उलभेदन जांच के उपरांत गुणसूत्री देखरेख दवाइयों के उपयोग द्वारा गर्भ समापन प्रक्रिया अपनाई जाती है। आगे क्या लिखोगे, विकसित हुए भ्रूण में उलभेदन, ठीक है, क्या, विकसित होते हुए भ्रूण में, ठीक है, आगे क्या लिखोगे, विकसित होते हुए भ्रूण में, ठीक है, उलभेदन जांच के उपरांत, ठीक है, उलभेदन जांच के उपरांत, यानी जो उलभेदन जांच के उपरांत गुणसूत्रीय असमानताओं की पुष्टि की जाती है, ठीक है, जांच के उपरांत गुणसूत्रीय असमानताओं की पुष्टि की जाती है। तो जांच के उपरांत गुणसूत्री असमानताओं की तो गुणसूत्री असमानताओं की पुष्टि की जाती है, ठीक है, क्या की जाती है, गुणसूत्री जो असमानताएं होती हैं उनकी पुष्टि की जाती है, और तत्पश्चात एक कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ की देखरेख में, ठीक है, तत्पश्चात एक कुशल स्त्री रोग, ठीक है, और तत्पश्चात
एक कुशल विशेषज्ञ स्त्री, ठीक है, एक कुशल विशेषज्ञ क्या, स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक कुशल स्त्री रोग, ठीक है, एक कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ की देख रेख में विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ होते हैं ना, क्या होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, तो विशेषज्ञ की देख रेख में, ठीक है, जो विशेषज्ञ होगी उस विशेषज्ञ के किसके देख रेख में, यानी उसके देख रेख में दवाइयों के उपयोग द्वारा गर्भ समापन प्रक्रिया अपनाई जाती है। देख रेख में दवाइयों के द्वारा गर्भ समापन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। जो प्रक्रिया होगी, जो विधि होगी, इस विधि को क्या किया जाएगा, अपनाई जाएगा, यानी कि यूज किया जाता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया का उद्देश्य बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ शिशु से जन्मजात रोग आदि दशाओं में गर्भ समापन कराना होता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया का उद्देश्य, आगे क्या लिखोगे, इस प्रक्रिया का उद्देश्य ठीक है, इस प्रक्रिया का क्या उद्देश्य, बलात्कार, ठीक है, क्या हो, बलात्कार के केस हो तो बलात्कार, असुरक्षित यौन संबंध, ठीक है, असुरक्षित क्या हो, यौन संबंध, यानी कि बिना ही सेफ्टी के यौन क्रिया की गई हो और क्या हुआ, प्रेगनेंसी हो गया, तो यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, ठीक है, यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, ठीक है, उत्पन्न क्या, अनचाहा, तो उत्पन्न अनचाहा गर्भ शिशु, ठीक है, गर्भ शिशु, तो अनचाहा क्या होगा, जो गर्भ शिशु को, ठीक है, अनचाहा गर्भ शिशु में जन्मजात रोग, ठीक है, अनचाहा गर्भ शिशु में जन्मजात रोग आदि, ठीक है, जन्मजात रोग आदि दशाओं में गर्भ समापन कराता होता है, ठीक है, जन्मजात रोग आदि दशाओं में गर्भ समापन होता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें आप इसके अंतर्गत, जब भी आपसे एमटीपी पे टिप्पणी लिखने के लिए आएगी तो आप एमटीपी पे ये लिखोगी। लेकिन आज के टाइम में बेटा क्या है, आज के टाइम में लिंग जांच की जा रही है, यानी किसके थ्रू, ये भी पता चल रहा है कि लड़का है कि लड़की, अगर लड़की है तो उसको गर्भ में ही मार दो, तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये क्या हो गई है, बैन हो चुकी है, यानी कि अगर कोई भी कपल्स या कोई भी फैमिली मेंबर इसको करवाएगा इस जांच को, तो अगर इसके लिए कानूनन मतलब कुछ ऐसे पैसे भी पे करना होगा और जेल भी जाना होगा, ठीक है। तो ये जब लिखना आएगा तो लिखोगे कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत भ्रूणीय अनियमितताओं को देखते हुए गर्भ अवधि पूर्ण होने से पूर्व गर्भ समापन करा दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को 1971 में कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही के या 12 सप्ताह के कम भ्रूण को सुरक्षित मानी जाती है, ठीक है। और विकसित होते हुए भ्रूण में उल्व भेदन, ठीक है, जो उल्व भेदन होता है,
ठीक है। तो उल भेदन जांच के उपरांत गुणसूत्रीय असमानताओं की पुष्टि की जाती है। तत्पश्चात एक कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ की देखरेख में दवाइयों के द्वारा गर्भ समापन की प्रक्रिया अपनाई जाती है और इस प्रक्रिया का उद्देश्य बलात्कार, असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ, शिशु में जन्मजात रोग आदि दशाओं में गर्भ समापन होता है। लेकिन हालांकि आज के टाइम में आज का लिंग परीक्षण के उपरांत इस प्रक्रिया का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या में किया जाता है, जिससे सरकार ने गैर कानूनी बताते हुए रोक लगाने का कानून बनाया है। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसके अंतर्गत मेंशन कर दोगे। ओके, ठीक है। अब क्या आता आपसे, सप्रभाविता पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी कि ये सहप्रभाविता क्या है। तो क्या आएगा, आपसे पूछेगा कि सहप्रभाविता पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी सहप्रभाविता क्या होती है। तो अब आप क्या लिखोगे, सहप्रभाविता। ठीक है, तो सप्रभाविता पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। सप्रभाविता क्या है, सप्रभाविता में होता क्या है कि इनमें दोनों ही जनकों के लक्षण यौवन पीढ़ी में पृथक रूप से, यानी कि लक्षण पृथक रूप से यौवन पीढ़ी में प्रकट होते हैं। ठीक है, और जनकों के लक्षण सप्रभावी युग्म विकल्पी कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इसमें दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से यौवन पीढ़ी में प्रकट होते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, इसमें दोनों ही जनकों के लक्षण, इसमें, ठीक है, इसमें दोनों ही जनकों के लक्षण यौवन पीढ़ी में पृथक रूप से प्रकट होते हैं। ठीक है, पृथक रूप से क्या होते हैं, प्रकट होते हैं, यानी कि इसमें दोनों ही जनकों के लक्षण यौवन पीढ़ी में पृथक रूप से प्रकट होते हैं। ठीक है, जनकों के लक्षण सप्रभावी युग्म विकल्पी कहलाते हैं। ठीक है, और क्या लिखोगे, जनकों के लक्षण ठीक है, तो जनकों के लक्षण सप्रभावी युग्म विकल्पी कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, सप्रभावी युग्म विकल्पी कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें, है ना, उदाहरण की बात करेंगे, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण में क्या लिखोगे, यदि। ठीक है, उदाहरण में लिखोगे यदि एक, ठीक है, यदि एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु से, ठीक है, पशु से संक्रमण, ठीक है, पशु से क्रॉस कराया जाता है तो यौवन पीढ़ी में चितकबरी संतान उत्पन्न होती है। क्या, यदि, ठीक है, यदि एक श्वेत एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु से संकरण कराया जाता है, तो यौवन पीढ़ी में चितकबरी संतान, क्या, चितकबरी संतान उत्पन्न होती है। यानी कि यदि एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु से
संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो यौवन पीढ़ी में चितकबरी संतान उत्पन्न होती है। यही क्या होता है, सहप्रभाविता। और इसी को हम देखते हैं कि ये सहप्रभाविता क्या है। देखो अब अगर क्या है, एक लाल रंग की क्या है, पशु है, ठीक है, एक लाल रंग पशु, ठीक है, और एक श्वेत पशु, श्वेत पशु, ओके। अब इस लाल को CR, C कैपिटल R, और इस CW और CW और CW, ठीक है। तो ये इनका हमने क्या कराया, क्रॉस, यानी ये क्या है, जनक है, ठीक है। अब ये जनक है, इस जनकों के बीच में क्या कराई गई, क्रॉस की क्रिया, ठीक है। अब इन जनकों के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो इनसे क्या बनेगा, गैमिट। तो क्या बनेगा, CR CR, और इनसे जो गैमिट बनेगा वो क्या बनेगा, CW और CW, यानी ये क्या बन गए, युग्मक बन गए। यानी जनक पीढ़ी से हमने क्या बनाया है, गैमिट का फॉर्मेशन किया। यानी जनक पीढ़ी से किसका निर्माण हुआ, युग्मक का निर्माण हुआ, ठीक है। अब इनमें क्रॉस करा दे। अब क्रॉस कराने के बाद अगर इस C का इसके साथ, इस CR का इस CW के साथ, CR का CW के साथ, CR का CW के साथ, तो हम देखो क्या देखेंगे, इनकी जो संतान आएंगी सभी क्या आएंगी, CR CW, ठीक है। फिर क्या आएगा, CR CW, फिर CR CW और CR और CW। यानी कि इनकी जो यौवन पीढ़ी है, ये जो यौवन पीढ़ी है, इस यौवन पीढ़ी में सभी, ठीक है, सभी पशु कैसे आएंगे, चितकबरी, चितकबरी आएंगे, ठीक है। यानी कि यौवन पीढ़ी में सभी पौधे कैसे आ गए, चितकबरी आ गए, ओके, ठीक है। तो यही है स्वप्रभाविता, यानी कि जब दो जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है तो यौवन पीढ़ी में पृथक रूप से लक्षण प्रकट होते हैं, इसे ही हम कहते हैं स्वप्रभाविता कहते हैं। इसी तरह मनुष्य के जो रुधिर वर्ग है AB में भी, रुधिर वर्ग जो AB है उसमें भी ये वंशागति यानी स्वप्रभाविता देखने के लिए मिलती है। कैसे, अगर हम ब्लड ग्रुप A वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के साथ क्रॉस कराते हैं तो यौवन पीढ़ी में ब्लड ग्रुप AB वाले व्यक्ति आते हैं, यानी कि AB वाला जो ब्लड ग्रुप है वो वहां पे स्वप्रभाविता शो करता है, ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, DNA फिंगरप्रिंटिंग पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी आपके एग्जाम में कभी कभी जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है, जिसको हम कहते हैं अंगुली छापन, है ना, इसको हम एक नाम और देते हैं जिसको हम कहते हैं अंगुली छापन। तो इस अंगुली छापन पे या अंगुली छापे पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, या जब आपको इस पे नोट्स या टिप्पणी लिखने के लिए आएगी तो आप कर लोगे। देखो क्या वो लिखोगे, DNA फिंगरप्रिंटिंग को टाइपिंग, ठीक है, DNA टाइपिंग या आनुवंशिकी फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। क्या लिखोगे, DNA फिंगरप्रिंटिंग को, इसके अंतर्गत DNA फिंगरप्रिंटिंग को प्रिंटिंग को DNA टाइपिंग या आनुवंशिकी ठीक है, या आनुवंशिकी फिंगरप्रिंटिंग तो फिंगर प्रिंटिंग
कहा जाता है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए टाइपिंग या आनुवंशिकी फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। यानी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसको हम या तो डीएनए टाइपिंग या तो आनुवंशिकी फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखोगे, इसमें व्यक्ति के डीएनए के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। ठीक है, इसमें व्यक्ति के डीएनए के आधार पे, ठीक है, इसमें व्यक्ति के डीएनए के आधार पे, डीएनए के आधार पर उसकी पहचान, उसकी पहचान की जाती है। ठीक है, इसमें व्यक्ति का जो डीएनए है उस डीएनए के आधार पे ही उसकी क्या की जाती है, पहचान की जाती है। तो आगे क्या लिखोगे, इसे सर्वप्रथम सन 1984 में एलेक जेफरी ने बताया था। ठीक है, इसे सर्वप्रथम 1900 कितने सन में, 1985 में, ठीक है, 1984 में एलेक जेफरी ने बताया था। ठीक है, आगे इसे सर्वप्रथम 1984 में, 1984 में एलेक जेफरी ने बताया था। ठीक है, किसने, जो एलेक जेफरी जी हैं उन्होंने ये बताया था। ठीक है, आगे क्या है, डीएनए का 99.9% भाग सभी प्राणियों में समान तथा 0.1% भाग सभी प्राणियों में भिन्न होता है। ठीक है, उन्होंने बताया था डीएनए का 99%, ठीक है, 99%, ठीक है, 99.9% भाग, ठीक है, उन्होंने बताया था डीएनए का 99.9% भाग सभी प्राणियों में समान होता है। ठीक है, यानी जितनी भी प्राणी होंगे उनमें 99.9% भाग जो होगा वो समान होता है तथा 0.1% भाग सभी प्राणियों में भिन्न होता है। ठीक है, तथा 0.1% भाग सभी प्राणियों में भिन्न होता है। ठीक है, जितने भी सभी प्राणी हैं सभी प्राणियों में क्या होगा, ये भिन्न यानी कि डिफरेंस होता है। ठीक है, जबकि एक युग्मनज जुड़वा बच्चे में डीएनए पूर्ण रूप से समान होता है। ठीक है, जबकि एक, ठीक है, आगे क्या लिखोगे, जबकि एक युग्मनज जुड़वा बच्चे में ठीक है, बच्चे में पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से समान होता है। ठीक है, पूरी तरीके से क्या होगा, ये समान होता है। ठीक है, तो इस तकनीक में कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं जिन्हें पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो इस तकनीक में कुछ विशिष्ट जगहों के बीच, इस तकनीक में कुछ विशिष्ट जगहों के
ठीक है, जगहों के बीच पता लगाते हैं, जिन्हें हम पुनरावृत्तीय डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, जिन्हें पुनरावृत्तीय डीएनए कहते हैं। ठीक है, पता लगाते हैं जिन्हें पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति डीएनए कहा जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा है पुनरावृत्ति डीएनए कहते हैं। ठीक है, अब इसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग की बात करें, है ना, इसके हम यूज की बात करें, है ना, इसका क्या उपयोग क्या होता है, क्या क्या यूज है, किसके लिए ये किया जा रहा है। तो सबसे पहले यूज की बात करेंगे तो यह पैतृक परीक्षण में सहायक है। सबसे पहले अगर इसके फर्स्ट यूज की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? पैतृक परीक्षण में। ठीक है, पैतृक परीक्षण में सहायक। ठीक है, जो पैतृक परीक्षण है उसमें सहायक होता है, साथ साथ गैर कानूनी यौन संबंधों, हत्या, ठीक है, इन सभी में, और यह विलुप्तता के कगार खड़े जंतुओं में भी सहायक होता है। तो ये सारे इसके लाभ होते हैं किसके? यहाँ पे ये जो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, यानी कि ये बलात्कार का केस हो गया या कोई भी हथियार है उसकी अपराधी की जांच के लिए, इन सभी जांचों के लिए ये जांच अनिवार्य है, इसके यूज है। साथ साथ जो हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ ऐसी जातियां हैं जो जीवों की जातियां विलुप्त होने के कगार पे हैं, जो विलुप्तता के कगार पे हैं, उनमें भी ये सक्षम होता है। तो ये इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये नहीं आता, हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंड्रोम पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अरे जो हम सिंड्रोम कहते हैं, तो सिंड्रोम पे क्या पूछा जाता है कि सिंड्रोम पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो क्या देखो, सिंड्रोम की बात करें तो ये जो सिंड्रोम होता है ये चिकित्सा संकेतों और यहाँ पे जो लक्षण होते हैं इन सभी का एक समूह होता है। तो चिकित्सा संकेतों एवं लक्षणों का एक समूह होता है जो एक दूसरे के साथ संबंध होते हैं और अक्सर किसी विशेष बीमारी या विकार से जुड़े होते हैं। तो जब सिंड्रोम एक निश्चित कारक के साथ जोड़ा जाता है तो ये एक बीमारी बन जाती है, जैसे एड्स हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइफेंटन सिंड्रोम इसके प्रमुख उदाहरण है। तो कभी कभी आपसे ये कभी कभी क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि सिंड्रोम पे आप टिप्पणी लिखिए, सिंड्रोम क्या होते हैं। ठीक है, कि सिंड्रोम क्या होते हैं, इस पे आपको टिप्पणी लिखनी होती है। तो क्या लिखोगे आप सिंड्रोम में कि सिंड्रोम चिकित्सा संकेतों एवं लक्षणों का एक समूह है। ठीक है, सिंड्रोम चिकित्सा संकेतों, ठीक है, क्या लिखोगे? सिंड्रोम चिकित्सा संकेतों एवं लक्षणों का समूह होता है। ठीक है, समूह होता है, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ संबंध होते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ सहसंबंध होते हैं। ठीक है, सहसंबंध होते हैं। ठीक है, और अक्सर किसी विशेष बीमारी या विकार से जुड़े होते हैं। ठीक है, और अक्सर किसी विशेष बीमारी और अक्सर किसी विशेष बीमारी या विकार से
विकार से जुड़े होते हैं। ठीक है, कोई ना कोई बीमारी होती है, कोई कोई विकार होता है, उससे जुड़े होते हैं। जब एक सिंड्रोम एक निश्चित कारक के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, जब एक सिंड्रोम को एक निश्चित कारक के साथ जोड़ा जाता है तब यह बीमारी बन जाती है। ठीक है, जब एक सिंड्रोम को एक निश्चित कारक के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, आगे क्या लिखोगे, जब एक सिंड्रोम को एक सिंड्रोम को एक निश्चित कारक के साथ जोड़ा जाता है तब यह एक बीमारी बन जाती है। तब यह एक बीमारी बन जाती है। जैसे, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एड्स, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, ओके, डाउन सिंड्रोम एटीसी, डाउन सिंड्रोम एटीसी, यानी कि आदि। तो सिंड्रोम पे टिप्पणी लिखिए, सिंड्रोम पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सिंड्रोम क्या होता है? तो सिंड्रोम चिकित्सा संकेतों एवं लक्षणों का समूह होता है जो एक दूसरे के साथ सहसंबंध होते हैं और अक्सर किसी विशेष बीमारी या विकार से जुड़े होते हैं। तो जब एक सिंड्रोम को एक निश्चित कारक के साथ जोड़ा जाता है तब यह एक बीमारी बन जाती है। एग्जाम्पल एड्स हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइफेंटन सिंड्रोम हो गया, और भी बहुत सारे सिंड्रोम होते हैं जो इनके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सिंड्रोम इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या आता है? कैंसर पर टिप्पणी लिखिए, है ना। क्या आएगा? कैंसर पे टिप्पणी लिखिए, यानी कि ये कैंसर है, किस पे? आपसे पूछा जाएगा कैंसर, है ना। ये जो कैंसर है तो कैंसर पे क्या करना, आपको टिप्पणी लिखना है। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि क्या कैंसर पे टिप्पणी लिखिए। अब अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, कैंसर की, है ना। कैंसर नाम से ही लगता है भाई ये घातक बीमारी, है ना। एक क्या है, बहुत ज्यादा गंभीर और एक घातक बीमारी होती है। तो क्या कैंसर पे टिप्पणी लिखे, यानी कि कैंसर कैसे होता है? तो क्या सामान्य कोशिकाओं के अनियंत्रित, ठीक है, अविभेदित, असामान्य तथा अत्यधिक समसूत्री विभाजन को कैंसर कहा जाता है। क्या लिखोगे? सामान्य कोशिकाओं के अनियंत्रित, यानी कि जो हमारी सामान्य कोशिका है, ठीक है, जो हमारी नॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल सेल में अनियंत्रित क्या होगा? अविभेदित, यानी कि ये अनियंत्रित क्या हो रही है? अविभेदित हो रही है। असमानता, है ना, असमान तथा अत्यधिक ये समसूत्री विभाजन को ही हम कैंसर कहा जाता है। और कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। क्या लिखोगे? सामान्य कोशिका के अनियंत्रित, अविभेदित, असामान्य तथा अत्यधिक समसूत्री विभाजन को कैंसर कहा जाता है। ठीक है, तो सामान्य कोशिका के लिखोगे, इसमें सामान्य कोशिका के ठीक है, सामान्य कोशिका की अनियंत्रित, अविभेदित, असमानता, ठीक है, असमानता, क्या असमानता, ठीक है, तथा अत्यधिक समसूत्री विभाजन को कैंसर कहा जाता है। कैंसर कहा जाता है, यानी कि
अगर अनियंत्रित अविभेदित असामान्य कोशिकाओं में क्या हो जाए, बहुत ज्यादा विभाजन हो जाए, इसी विभाजन को हम कहते हैं कैंसर। ठीक है, जो एक बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी, घातक बीमारी के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में, तो ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, किसमें, जो ऑन्कोलॉजी होती है इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और अनियंत्रित समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनी हुई असामान्य व अविभेदित कोशिकाएं कैंसर कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, और ये धीरे धीरे वृद्धि करके गांठों का रूप धारण करती हैं, जिससे के कारण ट्यूमर या न्यूप्लाज्मा होता है, और उसके बाद ये बहुत सारी चीजों में ये चेंज हो जाते हैं। यानी कि पहले ट्यूमर का रूप लेगा, है ना। अब माना बात, देखो ये कोई सेल है ना, यहाँ पे क्या है, कोई कोशिका है। ठीक है, अब इस कोशिका पे क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, तो सामान्य कोशिका के अनियंत्रित, यानी माना बात, देखो क्या है, माना बात क्या है कि यहाँ पे कोई सेल है, अब हमें चोट लग जाती है। चोट लगने के बाद यहाँ पे जो हमारी सेल्स होती है, वो सेल्स क्या करती हैं, विभाजन करती हैं। तो विभाजन, कौन सा विभाजन, ये समसूत्री विभाजन को करती है। अब ये जब समसूत्री विभाजन हुआ, तो ये जो हमारा खाली स्थान होता है वो भर जाता है ना। हमें चोट लगा, चोट लगने के बाद हमारा जो घाव होता है, वो घाव क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अनियमित अविभेदित, बहुत से ज्यादा क्या हुआ, यहाँ पे कोशिका, माना बात यही थी। अब ये विभाजन है ना, ये पहले से यहाँ पे सेल थी, ये सेल थी, ये सेल थी। अब ये विभाजन करने के बाद ये उभार हो गया, है ना, ये उभार हो गया। अब ये गांठों के रूप में चेंज हो गया। अब ये इसी गांठ के रूप में होता, तो इसको हम कहते हैं ट्यूमर। तो पहले कैंसर नहीं होता, पहले होता है ट्यूमर। अब यही जब ट्यूमर क्या, ये किसी एक विशेष अंग में होता है। अब जब यही अंग से फैल जाता है ना, इसका प्रसार हो जाता है, अंगों में चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं कैंसर। ठीक है, तो यही होते हैं कैंसर, और कैंसर का जो अध्ययन होता है वो ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये जो आज की मैंने टिप्पणियां बताई हैं, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप सभी बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और जिस बच्चे को अगर थोड़ा सा भी डाउट है ना, नहीं कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया होगा, तो आप वापस से इस क्लास को फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट। और हाँ, एक साथ साथ लिंक को शेयर भी करना है, हर एक बच्चे के पास आपको इस वीडियो को पहुंचानी है। और अगर आपको फिर से डाउट है तो आपको देखना, और इसके साथ साथ अगर आपने इसके पीछे की 3 ये जो यादगार क्लास है, तो ये यादगार क्लास आपके लिए हमेशा यादगार रहेगी जब आप मेहनत करके बहुत अच्छी तरीके से आप इस क्लास को देख लेते हो और अपने एग्जाम में 90+ ला देते हो। तो आपके जब तक आप हो, है ना, जब तक आप रहोगे तब तक आप एक मिसाल कायम करोगे कि मैंने 12th एग्जाम में 90+ लेके आया था या लेके आई थी। ठीक है, तो ये आपके लिए हमेशा के लिए यादगार चीजें रहेंगी। तो यादगार बनाने के लिए, हमेशा के लिए आपके जीवन में एक एग्जाम्पल रहे या एक पहचान रहे, तो उसके लिए आपको ये जो यादगार क्लासेस चल रही हैं, चाहे हर एक सब्जेक्ट की, आपको देखनी, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट में नंबर लाके आप टॉप नहीं कर सकते। टॉप करना है तो आपको हर एक सब्जेक्ट में टॉप करना होगा। हाँ, अब आपके भले ही ये हो सकता है कि आपको वो पसंद है कि नहीं पसंद है, कोई टॉपिकें होती हैं जो नहीं भी समझ में होती है, तो आपको वो पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको जरूर करना है। अब आपके पास देखो समय नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में बात भी कर रहे थे, मैंने क्लास में ले रही थी तो उसमें आप बीच बीच में बात भी कर रहे थे, है ना। तो आपके पास ये जो अनमोल समय है उसको आप गवा रहे हो। ठीक है, तो बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।